प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता मनुष्य हूँ लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी चंद बातों को जान लेते हैं। मनुष्य हूँ इस कविता में नागार्जुन जी ने समाज की स्थितियों या यूं कहें कि खासकर सामाजिक मूल्य विषयों का चित्रण किया है। इस कविता में नागार्जुन जी ने सर्वप्रथम अपने को मानव रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मानव होने के कारण अभावग्रस्त मनुष्य की कल्पना कुंठित होती है। वह सृजनात्मक से अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि कवि होने के कारण शेष सृष्टि के साथ अपना आत्मीय संबंध का भी एक अलग ही अनुभव होता है। उन्होंने मनुष्य के जीवन के दुख को प्रक्रिया के रूप में ग्रहण किया है। नागार्जुन जी का कथन है कि कवि भी मनुष्य ही तो होता है और वह भी औरों की ही तरह भौतिक इच्छाओं की चाह रखता है जैसे कि अन्य मनुष्य रखते हैं। एक कवि भी अन्य मनुष्यों की तरह अपने भौतिक जरूरतों के लिए संघर्ष करता है और वह अपने संघर्ष से ही कविता को रूपाकार करता है। वह लौकिकता के माध्यम से लोकोत्तर को पाने का प्रयास हमेशा से करता रहता है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन से पहले आप लोगों से एक गुजारिश कर लूं कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहो रात क्या नील गगन में उड़ सकता हूं। मेरे चितकबरे पंखों की भास्कर छाया क्या ना कभी स्तंभित होती है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उधर मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूं। तो आइए पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता मनुष्य हूं से लिया गया है। यहाँ नागार्जुन जी मनुष्य होने के नाते अपने अभिलाषाओं की बात की है जो दरिद्रता के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में नागार्जुन जी कहते हैं कि आखिर मैं भी तो एक मनुष्य हूं। तो क्या एक मनुष्य कभी थकता नहीं है? अर्थात नागार्जुन जी कहते हैं कि अब मैं थक गया हूं। अपनी चाहत को उजागर करते हुए आगे कहते हैं कि क्या इस नीले आसमान में मैं भी औरों की तरह बिना रुके उड़ नहीं सकता हूं। मेरे चितकबरे रंग की कल्पना रूपी पंख की चमकदार छाया जो अनवरत चारों तरफ फैल रही है वह क्या कभी रुक नहीं सकता। आगे फिर से नागार्जुन जी अपनी दयनीय दशा का बखान करते हुए कहते हैं कि हरे धान की बालियां जो खेतों में चारों तरफ लहलहा रहे हैं और उड़द एवं मूंग दाल की जो घनी जटाएं खेतों में फैली हुई है उसे देखकर क्या मेरा मन उनके सुंदरता को देखने या ग्रहण करने का चाह नहीं करता। आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूं। और इस प्रकार नागार्जुन जी अपने मन की अभिलाषा को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। उरूरहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है जिसमें
साथ साथ घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी ने कल्पना से परे यथार्थ सांसारिक जीवन का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। नागार्जुन जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरा लंबा चौड़ा मन रूपी सारथी है, जो कि एक पहिए वाले मेरे जीवन रथ को चलाए जा रहे हैं। अर्थात मेरे जीवन की एक निश्चित अभिलाषा है। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि मुझे 7 घोड़ों वाला रथ नहीं चाहिए, और साथ ही मुझे वह नियत दिशा अर्थात किसी के बनाए पथ पर आगे नहीं बढ़ना है। अर्थात किसी काल्पनिक पथ पर ना बढ़ते हुए मुझे अपनी धरती माँ सबसे प्यारी है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि चारों तरफ हरियाली फैले भारतवर्ष के भूभाग को देखकर मेरा मन प्रमुदित अर्थात बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस भारत भू पर सब कुछ विद्यमान है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म की बहुविधि, चंद्र सूर्य है, ग्रहण भी है, शत सहस्र संख्या में बिखरे तारे भी है, सब है इस पर। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में नागार्जुन जी ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं सूर्य चंद्र के इस परिवेश में होने का वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि इस धरती पर सब कुछ विद्यमान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं तरह तरह के घास, लता एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि यहाँ पर चांद, सूर्य एवं ग्रह नक्षत्र उपस्थित है। अर्थात इस वातावरण में हजारों या यूं कहें कि अनगिनत तारे बिखरे हुए हैं। इस प्रकार इस धरती पर बखान करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ उपस्थित है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कालकुट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यहीं है। अमृत प्राप्ति हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। तो आइए पंक्ति के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन जी ने इस धरती पर अमृत, विष, देव, दानव सभी के छल कपट का वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में नागार्जुन जी कहते हैं कि इस धरती पर कालकूट अर्थात महाविष और साथ साथ अमृत कलश भी विद्यमान है। नीली ग्रीवा वाले अर्थात भगवान शिव भी इसी धरती पर विद्यमान है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि पहले की तरह अमृत प्राप्ति के लिए देवगण अब दानव को नहीं ठग सकते। अर्थात अब लोग सजग हो गए हैं। पहले की तरह कोई भी इस साधारण मनुष्यों को अब नहीं ठग सकता है। नागार्जुन जी के कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अब कोई भी शासक वर्ग इन साधारण मजदूरों का शोषण नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस कविता में अंततः मैं यही कहूंगा कि नागार्जुन जी ने प्रस्तुत कविता में के जरिए शोषक वर्ग को यह कह रहे हैं कि साधारण लोग अब सजग हो गए हैं। आप लोग अब उन्हें नहीं ठग सकते हो।
अर्थात अब इनका शोषण नहीं कर किया जा सकता। यह नागार्जुन जी अपने आप को एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में रखते हुए अपने जरिए सभी की दरिद्रता एवं अभिलाषाओं को बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।